तो बेटा आज का अपना टॉपिक रहने वाला है संचारण और विकृत गंधिता। अगर आप क्लास 12 से पढ़ाई कर रहे हैं, संचारण का जो क्वेश्चन है ना, संचारण क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड की परीक्षा में, यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। और इस साल 2026 से 27 की परीक्षा में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संचारण किसे कहते हैं, इससे बचने के उपाय बताइए। संचारण किसे कहते हैं, इससे बचने के उपाय बताइए। तो आज का बेटा वीडियो जो है सिर्फ हम दो टॉपिक पे टारगेट करेंगे, संचारण और विकृत गंधिता। संचारण जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विकृत गंधिता भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल समझना दोनों टॉपिक को और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना समय को खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा आज क्लास 10 का विज्ञान विषय जो चल रहा है हमारा, उसका चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, ठीक है। 6 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं, वहां से इसको चैप्टर को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसका अच्छे से अध्ययन करिए और अच्छे से सीखिए सारे टॉपिक्स के बारे में। अब देखिए बेटा फटाफट से हम आपको सिखाते हैं संचारण के बारे में। हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो संचारण होता क्या, संचारण की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, संचारण होता क्या है। देखो ऐसे करके आपको बस आसान से शब्दों में लिखना है, वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इस घटना को ही संचारण कहते हैं, इस घटना को संचारण कहते हैं। देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने कम शब्दों में है। सिर्फ सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर धातुएं, बस देखो यहां पे याद रखना, वायु और नमी के संपर्क में आने पर धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इस घटना को संचारण कहते हैं। मतलब वायु और नमी के संपर्क में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही संचारण कहलाता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब देखो बात करते हैं, संचारण समझ लिया, अब हम बात करते हैं इसको, सर हमें इसे एक्सप्लेन कर दीजिए कि संचारण क्या है। इधर की ओर मुझे थोड़ा सा समय दो और देखो अभी ये संचारण मैं तुम्हें कितना आसान कर दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। सपोज करो कि ये जो है ये एक कोई महिला है, ठीक है ना बिटुआ। ये कौन है, ये एक कोई महिला है और इन्होंने ये एक कोई महिला है या कोई व्यक्ति है, ये अपने गले में यूं करके एक चैन पहने हुए है, ये चैन पहने हुए हैं, ठीक है ना। अब सपोज करो ये चैन जो है, ये चैन चांदी की है, ये चैन चांदी की है। अब भैया ये अपने घर के बाहर निकले और बारिश होने लगी, ठीक है ना। ये अपने घर के बाहर निकले, छाता ले जाना भूल गए और बारिश होने लगी। अब जैसे ही बारिश हुई तो भैया ये जो महिला थी ये होने लगी गीली, अब जब ये महिला गीली होने लगी, अब इस महिला ने पहन रखे थे जेवर, जिसमें चांदी की चैन थी, सोने के कड़े थे, इन्होंने पायल भी पहन रखी थी, ठीक है ना। सब कुछ सोने का था भाई, बड़ी वीआईपी और पैसे वाली औरत थी और इनके पास सब कुछ सोने या चांदी का पहन रखा था। अब सपोज करो भैया ये जब भीगी तो इनके साथ इनकी ज्वेलरी भी भीगी। अब सपोज करो, मैं सपोज करता हूं ये इनकी वो चैन है जो इन्होंने गले में पहन रखी है, ठीक है ना। ये इनकी वो चैन है जो इन्होंने गले में पहन रखी है और इस पे यूं करके डिजाइन पड़ा हुआ है। अब ये चैन जो है, ये चैन बनी किसकी है बेटा, ये बनी है चांदी की, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि भैया चांदी यानी कि मतलब एजी
एजी जिसको सिल्वर बोलते हैं। और चांदी एक प्रकार की क्या होती है बेटा, चांदी है एक धातु, चांदी है एक धातु। और अब ये धातु जो है चांदी, अब ये आई पानी के संपर्क में, और अगर ये पानी में भीग रही है तो क्या यहां पे बेटा हवा मौजूद नहीं होगी क्या? अगर ये महिला पानी में भीग रही है तो यहां पे वायु भी तो मौजूद होगी ना। अब ये महिला जो पानी में भीगी वहां वायु भी मौजूद है। अब इसकी ज्वेलरी के ऊपर आ गया क्या बेटा, इसकी ज्वेलरी के ऊपर आ गया पानी। क्या आ गया, इसकी ज्वेलरी के ऊपर आ गया पानी, ये है पानी। अब जो इसकी ज्वेलरी के ऊपर पानी आया और यहां पे मौजूद क्या है बेटा, ये एक एटमॉस्फेयर में मौजूद है, यानी कि वायुमंडल में ही है ये भी मौजूद। तो यहां पे कौन मौजूद होगी, वायु भी मौजूद होगी। अब जब इसके ऊपर आया पानी और आई वायु, तो वायु और पानी मिलकर एक घटना करते हैं। अब इस धातु को धीरे धीरे, ये जो धातु चांदी की थी, आपने देखा होगा चांदी की ज्वेलरी कितनी चमकदार होती है, सुंदर लगती है, लेकिन अब ये क्या करेगी, धीरे धीरे अगर ये वायु और पानी के संपर्क में या नमी के संपर्क में रखी रहेगी, भाई पानी ही क्या बनाता है, आपकी नमी बनाता है, तो ये वायु और नमी के संपर्क में अगर रखी रहेगी तो भैया ये धीरे धीरे क्या होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी। और नष्ट होने पर इसके अंदर, इसका नष्ट होने का क्या पहचान है कि ये धीरे धीरे काली पड़ने लगेगी, काली पड़ने लगेगी। और ये अगर नष्ट हो रही है और काली पड़ने लगी तो इसका काला पड़ना ही क्या कहलाएगा, संक्षारण। इसकी पहचान है कि अगर इसका रंग उड़ने लगा और ये काली पड़ने लगी तो इसका मतलब वहां पर संक्षारण की घटना हो रही है और धातु जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी है। इस घटना को ही बोलते हैं संक्षारण। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक है लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, ये मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है। भाई लोहे को वैसे जो लिखते हैं वो Fe से लिखते हैं, जिसको बोलते हैं आयरन, ठीक है ना, Fe से लिखते हैं, आयरन बोलते हैं। अब Fe जो है ये एक प्रकार की क्या है, धातु, धातु है। अब इस लोहे के टुकड़े में Fe के ढेर सारे, बहुत सारे कण होंगे यूं करके, जिनको परमाणु बोलेंगे। ये टुकड़ा जो है ढेर सारे परमाणुओं से मिलके बना होगा, जो परमाणु इसके अंदर इस तरीके से मौजूद होंगे, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसके परमाणु कैसे होंगे बेटा, पास पास होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब आपने क्या करा, इस लोहे के टुकड़े को आप नोटिस करना, अगर आपकी छत वगैरह पर कहीं पर ग्रिल लगी है और वो लोहे की है, यह लोहे का टुकड़ा है, आप इसे क्या करिए, आप यहां पर इसे पानी में डाल दीजिए। यूं करके मैंने क्या करा, इसे पानी में डाल दिया। अब जब मैं इस लोहे के टुकड़े को पानी में डालूंगा तो ये पानी के संपर्क में आ गया, या बारिश हुई इसके ऊपर कुछ बूंदे बारिश की आके रुक गई। अब ये पानी के संपर्क में आया और वायु भी यहां पे मौजूद है, तो अब ये वायु प्लस पानी दोनों के संपर्क में आ गया ना। और जब ये वायु और पानी दोनों के संपर्क में आ गया, तो जब वायु और पानी के संपर्क में ये आया तो कहीं ना कहीं इस पर संक्षारण की क्रिया क्या होगी, शुरू हो जाएगी। और लोहे पर जब संक्षारण की क्रिया होती है ना, सपोज करो यहां पे ये क्रिया हो रही है, तो यहां पे क्या लगने लगेगी, जंग लगने लगेगी, जिसको बोलते हैं मोर्चा। तो लोहा जो है ना, लोहे पर जंग लगने लगती है, जो लाल भूरे रंग की होती है। इसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा रंग होता है। आप कभी नोटिस करना, लोहे पर जब लोहा खराब होने लगता है बोलते हैं लोहा जंग लग गई है, गलने लगा है लोहा। तो लोहा जो बोलते हैं ना कि लोहा गलने लगा है, वो गल नहीं रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वायु और पानी के संपर्क में आ गया वो। और जब वो पानी और वायु के संपर्क में आया तो भैया कौन सी घटना होने लगी, संक्षारण। और संक्षारण की घटना जब होने लगी तो लोहा जो है वो धीरे धीरे नष्ट होकर जंग में बदलने लगा, जंग में बदलने लगा। और जंग का कलर लाल भूरा होता, धीरे धीरे जहां पे जंग लगेगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और लोहा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। जंग का दूसरा नाम मोर्चा होता है। मोर्चा वर्ड अगर आप देखेंगे ना, मोर्चा का मतलब क्या होता है, इसके नाम से ही समझ जाइए। अभी ये इतनी सी बनी है, लेकिन अगर हमने इसे, या तो हमने इसे अगर अलग नहीं करा इस धातु से, तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे करके इस पूरी धातु पर कब्जा कर लेगी और पूरे धातु जंग में बदल जाएगी। जंग, जंग का मतलब मोर्चा। पता है इसका नाम मोर्चा क्यों रखा गया है, मोर्चे का मतलब होता है कि ये इसके अंदर आदत क्या है, जैसे कि कहीं पर जंग चल रही है, राजा महाराजाओं की जंग चल रही है, आप दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो राजा जो होता है, सेनापति जो होता है, वो आवाज मारता है,
सिपाही हो, डटे रहो, मोर्चा संभाले रखो, पीछे नहीं हटना है, तो वो क्या कहता है, मोर्चा संभाले रखो। मतलब बेशक गिनती में कम हो, सामने वाली फौज बड़ी है, लेकिन मैटर नहीं करता, या तो यहां पर तुम्हें शहीद होके जाना है या उनको हरा के और उनके ऊपर कब्जा कर जाना है। तो जंग क्या करती है, जब थोड़ी सी बन जाती है ना, अब लोहा इतना बड़ा है, कायदे में देखा जाए तो लोहे को, जंग को हरा देना चाहिए, लेकिन जंग क्या करेगी, मोर्चा संभाले रहेगी और धीरे 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 लड़ती रहेगी और पूरा का पूरा लोहा नष्ट कर देगी। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं संक्षारण। सिंपल सा, धातुएं धीरे धीरे वायु और नमी के संपर्क में आती है और नष्ट होने लगती है, इस घटना को ही संक्षारण बोलते हैं। अगर आपसे कोई कहे संक्षारण लिखो, तो संक्षारण लिखना और उसके साथ में उसकी क्या लिखना बेटा, उदाहरण जरूर लिखना। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण आपके लिए यह है कि लोहे पर जंग का लगना, जंग का लगना। आप चाहे दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चांदी पर काली परत जमना। तीसरा भी लिख सकते हैं, कॉपर होता है, कॉपर के बर्तन होते हैं जो, कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं, तांबा। अगर कॉपर नहीं जानते आप, तांबे के नाम से सुना होगा बर्तन होते हैं, तो तांबे पर हरी परत आना। अब देखो सीन क्या है ना, धातुओं पर संक्षारण की क्रिया तो हो रही है, लेकिन एक चीज याद रखना, संक्षारण का मतलब बेटा ये नहीं है कि अगर चांदी काली पड़ी तो सोना भी काला पड़ेगा, लोहा भी काला पड़ेगा और कॉपर भी क्या पड़ेगी, काली पड़ेगी। ऐसा नहीं है बेटा। संक्षारण का मतलब क्या है, हर धातु पर संक्षारण की घटना जब होती है तो कोई ना कोई अलग घटना घटती है। मतलब जैसे कि लोहे पर जंग लगती है जिसका कलर लाल भूरा होता है, और चांदी पर काली परत जमती है, और कॉपर पर बेटा हरी परत आ जाती है। कॉपर के बर्तनों को देखना, जब वो पानी और वायु के संपर्क में रहते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं सतह पर हरी पड़ने लगती है, और वो हरी सतह ही निशानी है कि कॉपर खराब हो रहा है, उसे खराब होने से बचाया जाए। तो ये तो बेटा हो गई बात संक्षारण की। अब जब संक्षारण आता है ना, तो संक्षारण के साथ में वो एक चीज और पूछता है, तो आप संक्षारण के क्वेश्चन में पहले ये लिखेंगे, फिर इसके नीचे हेडिंग बनाएंगे, संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण को रोकने के उपाय। अब देखो बेटा, संक्षारण को रोकने के उपाय मतलब सीन क्या बनता है, हमें संक्षारण को, मतलब जो ये घटना धातुएं खत्म हो रही थी उसको, धातुओं को नष्ट होने से बचाना है। तो देखो बेटा, संक्षारण को रोकने के उपाय क्या होते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इसके उपाय बताओ, आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में क्या बोला मैंने बोला वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। नष्ट कौन हो रही हैं, धातुएं, लेकिन किसके संपर्क में आने पर, वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर। तो अगर धातुएं वायु और नमी के संपर्क में आने पर नष्ट हो रही हैं, तो अगर आपको संचार की घटना को रोकना है तो संचारण की शर्त ही है कि संचारण हो ही इन दोनों की उपस्थिति में रहा है। तो आप क्या करिए, धातुओं को वायु और नमी से दूर रखिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या करेंगे, धातुओं को वायु तथा नमी से दूर रखें। भाई जब आप दूर रखेंगे तो क्या होगा भाई, धातु जब वायु और नमी से दूर रहेगी तो वो भाई संचार की घटना कभी होगी ही नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, धातुओं पर पेंट या पॉलिश लगाकर रखें। धातुओं पर पेंट या पॉलिश लगाकर रखें। अब इसका सीन क्या है भाई, सपोज करो मेरे पास ये एक धातु का टुकड़ा है, मैं चाहता हूं कि ये धातु का टुकड़ा मेरी छत पर रहे, और ये छत पर रहेगा तो ये बेटा वायु के संपर्क में भी रहेगा और नमी के भी संपर्क में रहेगा, बारिश कभी भी हो सकती है और पानी कभी भी आ सकता है। तो मैंने सोचा यार कि मुझे इसे बचाना है, ये मुझे इसे छत पे भी रखना है, अपनी छत की खूबसूरती भी बरकरार रखनी है, और मुझे इसे बचाना भी है कि यार ये खराब ना हो, ये खराब हो जाएगा तो जो मैंने मेहनत करी है, पैसे लगाए, वो सब वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा भाई, धातु के ऊपर हम क्या करेंगे ना, पेंट लगा देंगे यूं करके, पूरी धातु की जो ऊपर वाली सतह होगी, ऊपर वाली सतह को पेंट से कवर कर देंगे। अब सपोज करो जब इसे हमने पेंट से कवर कर दिया, आपने देखा होगा पेंट किसी भी चीज पे करो तो पेंट परत के रूप में रहता है। अब इसके ऊपर आ गई पेंट की परत। अब जब इसके ऊपर बेटा पेंट की परत आ गई, जब पेंट की परत इसके ऊपर आ गई, अब इसके संपर्क में बारिश हो जाए, ये हो गई बारिश, यानी कि आ गया पानी संपर्क में, हवा पहले से इसके संपर्क में मौजूद है,
लेकिन पानी और हवा जब मिलेंगे तब भी संचारण की घटना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा पानी और नमी, जो लोहा है ना, लोहा, वो तो इसके अंदर छुप गया। अब जो पानी और वायु हैं वो दोनों सिर्फ ऊपर पेंट की सतह पर मिल पा रहे हैं और पेंट पे बेटा संचार की घटना होती ही नहीं है। तो जब तक पेंट बचा रहेगा आपका लोहा खराब नहीं होगा। तो इसीलिए बेटा क्या करेंगे, हमेशा ही कोई भी लोहे की चीज है तो उस पर समय समय पर पेंट करते रहिए। जैसे ही पुराना पेंट खराब होता हुआ देखिए नया पेंट मार दिए, लोहा अंदर से हमेशा ही नया बना रहेगा। ठीक है ना। अब 2 पॉइंट हो गए, तीसरे पॉइंट की बारी आती है। तीसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं, वो जितने पूछे आप उतने लिख देना। पहला हो गया धातु को वायु तथा नमी से दूर रखें। दूसरा हो गया धातु पर पेंट या पॉलिश लगा दें। भाई पेंट लगा दें या पॉलिश लगा दें, पॉलिश भी क्या करती है, परत जमा लेती है अपनी। इतना करने के बाद में तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट आता है धातु पर किसी कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर रखें। अब देखो इसमें सीन क्या बना, क्या बोला है, धातु पर किसी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर रखें। तीसरा पॉइंट बेटा एक चीज नोटिस करो, सपोज करो ये मेरे पास ना पाइप है, ये मेरे पास पाइप है जो कि लोहे का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। मैंने क्या करा, मुझे इस लोहे के पाइप को ना जमीन के नीचे डालना है। सीवर लाइन बिछ रही है, पानी की लाइन बिछ रही है, मुझे जमीन के नीचे डालना है और इस जमीन के नीचे बरसों तक दबे रहने वाले हैं। सपोज करो कि अगर मैंने इसे जमीन के नीचे दबाया, ये लोहे का पाइप है, भैया लोहे का पाइप है तो जमीन के नीचे क्या पानी नहीं जाता क्या? मिट्टी के अंदर ही तो पानी जाता है, तो ये पानी के संपर्क में आएगा और क्या जमीन के नीचे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी? बिल्कुल होगी यार। हवा तो कहीं पे भी घुस सकती है, जहां पानी को जाने का रास्ता है वहां हवा भी चली जाएगी। तो बेटा ये वायु और नमी के संपर्क में आएगा और एक समय पे आके ये क्या होगा, ये गलने लगेगा और कहीं ना कहीं इसमें छेद हो जाएगा। और जब वो छेद होगा, जहां पर संचालन की घटना होगी वहीं पे छेद हो जाएगा और जब छेद होगा तो वहां पर लीकेज बन जाएगा और आसपास गंदगी फैलने लगेगी। पाइप खराब होने की वजह से सारा सीवर के लाइन की जो भी गंदगी है वो सब निकलकर बाहर आने लगेगी। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बोलते सीवर लाइन टूट गई, सीवर लाइन में ये हो गया वो हो गया। तो अगर लोहे के पाइप पड़े होते हैं तो ये वाली घटना घट जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस घटना को रोक दिया जाए तो सपोज करो ये लोहे का पाइप है, मैंने क्या करा, इस पे कम क्रियाशील धातु ली। कम क्रियाशील धातु जैसे कि मैंने जिंक ले ली। जिंक क्या करती है, जिंक का संचालन की घटना नहीं होती, बहुत ही वर्षों में या बहुत ही लंबे समय पे होगी। अगर होगी तो जिंक में अगर संचार की घटना बहुत धीमे या नहीं हो रही है तो क्या होगा कि अगर मैं इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दूं, जैसे पेंट चढ़ाया था इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी, अब क्या है, लोहा चला गया जिंक के अंदर, तो अब जिंक आएगा ना पानी और वायु के संपर्क में, लोहा तो आएगा ही नहीं और जब लोहा आएगा नहीं तो लोहा खराब होगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो मैं 1 मिनट के लिए साइड में हूं, जरा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए। ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छे से नोट्स बना लेना क्लास 10 के। और मैं ये भी बता दूं कि आपको घबराना नहीं है, आप पढ़ो, क्लासेस पढ़ो, लेकिन मैं आपके लिए 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा। हर चैप्टर एग्जाम से पहले पहले मैं एक एक वीडियो में निपटा दूंगा और आपको सारा ही पूरे साइंस की तैयारी आपकी ऐसे ही करवा दूंगा। तो बेटा अगर आप क्लास 10 से पढ़ाई कर रहे हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। टॉपिक तो मैं यार सिखाकर ही छोड़ूंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो बेटा जल्दी से, ये संचालन हो गया, अभी हमें एक टॉपिक और पढ़ना जिसका नाम है विकृत गंधिता। तो चलिए उसकी ओर चलते हैं। तो देखो बेटा अपना सेकंड टॉपिक कौन सा है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को खत्म करते हैं फटाफट से। देखो विकृत गंधिता क्या होती है भाई, जो खाने के पदार्थ होते हैं ना, खाने के पदार्थ यानी कि तेल और वसा से जो बने होते हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तेल तथा वसा युक्त या वसा से बने खाद्य पदार्थ वायु तथा सूर्य के प्रकाश के वायु, या लिखना वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर खराब हो जाते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं बेटा, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं। देखो बेटा डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी, पहले डेफिनेशन को समझिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विकृत गंधिता होता क्या है। देखो विकृत गंधिता, विकृत
अलग अलग तरीके की गंध का आना, विकृत गंधिता। क्या बोला है? विकृत। विकृत से आप याद रखें अलग अलग, और गंधिता, गंधिता तो गंध से याद रखें गंध, और ता से याद रखें आना। तो अलग अलग गंध का आना ही कहलाता है विकृत गंधिता। तो सीन क्या बनता है? सबसे पहले हम आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी क्या है बेटा इसकी? तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ फिर वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर खराब हो जाते हैं। इस घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं। दो चार बातें हैं पूरी थ्योरी में जो आपको याद रखनी है। तेल और वसा से बने होंगे, खाद्य पदार्थ होंगे मतलब खाने वाले पदार्थ होंगे, और वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर खराब हो जाएंगे मतलब सड़ जाएंगे। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। देखो सबसे पहले तो एक बात समझो कि भाई खराब होना, यहां पे जो मैंने खराब वर्ड का इस्तेमाल करा है, खराब वर्ड से आपको दो बातें याद रखनी है। या तो उसमें होगा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, या होगा गंध में परिवर्तन। ठीक है ना? या रंग की जगह आप रंग को हटाइए, गंध में परिवर्तन, और एक रखिए स्वाद में परिवर्तन, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। गंध में परिवर्तन और स्वाद में परिवर्तन, दो बातें आपको याद रखनी है कि कभी भी कोई चीज खराब होगी तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? या तो उसकी गंध में परिवर्तन हो जाएगा या उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने घर पे कोई खाना बनाया, अब हमने खाना बनाया, हमने बनाया पनीर या शाही पनीर बनाया या फिर बिरयानी वगैरह, जो आपका मन करे, आपने अपनी फेवरेट चीज बनाई। अब आपने क्या करा? आपने जब अपनी फेवरेट चीज को बनाई, उसे आपने स्टोर किया, तो उसे आप स्टोर करने की जगह ना आप ऐसे ही किचन में रखकर भूल गए। आप आए सुबह को, आपने सोचा लाओ वो तो रखा ही होगा, खा लेते हैं। तो आपने क्या करा? जैसे ही उसको खोला और उसमें से इतनी खतरनाक गंध आई कि आप सूंघते ही बोले अरे भैया खराब हो लगता है, तुरंत यो बोले आप। और अगर गंध नहीं आई तो जैसे ही आपने गर्म करा, खूब गर्म कर करा के खाने बैठे, ले जाके प्लेट में निकाला, सर्व करा और निकाल के खाने बैठ गए। जैसे ही पहला बाइट लगाया और मुंह में उठा के खाया, कितना कड़वा सा स्वाद आया। और जब कड़वा स्वाद आया तो बेटा स्वाद में परिवर्तन हुआ और हम पहचान गए यार रात में तो पनीर की सब्जी खाई थी यार, बड़ा स्वादिष्ट बना था, अब स्वाद बदल कैसे गया? तो स्वाद का बदलना या फिर गंध का बदलना ही क्या कहलाता है? कहलाता है आपका विकृत गंधिता। अब ये जो विकृत गंधिता की घटना हो रही है, ये हो कब रही है? पहली शर्त तो ये है कि तेल से बने हो, वसा से बने हो। और बेटा देखो बिना तेल और वसा के क्या कोई खाना बनता है यार? हमारे खाने की जितनी भी चीजें होती हैं उसमें तेल और वसा का यूज जरूर किया जाता है, चाहे कितना ही जीरो बोलकर किया जाए, लो बोलकर किया जाए, लेकिन किया जरूर जाएगा। दूसरी चीज, हो कब रहे हैं खराब? वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर। तो क्या होता है ना, ये तो विकृत गंधिता हो गई कि विकृत गंधिता में क्या है कि स्वाद में परिवर्तन हो गया, गंध में परिवर्तन हो गया। लेकिन कब हो रहा है? जब वो या तो वायु के संपर्क में आए, जब वो किचन में आप खाना खुला रख के छोड़ गए तो वायु मौजूद होगी नहीं होगी? तो वायु क्या करेगी? उस खाने को, ऑक्सीकरण की घटना होती है। वायु क्या करती है? एक घटना होती है, कौन सी घटना? ऑक्सीकरण। पिछले वीडियो में जो लेक्चर नंबर 6 है, ऑक्सीकरण मैंने आपको पढ़ाया है। ऑक्सीकरण की घटना होती है, मतलब ऑक्सीकरण का मतलब आप याद रखेंगे O2 से क्रिया, और O2 क्या होती है आपकी? वायु। मतलब वायु से किसी चीज की क्रिया हो गई तो उस घटना को बोल दिया गया ऑक्सीकरण। अब भैया खाना आप किचन में रख के भूल गए, वायु पहले से मौजूद थी, खाने का ढक्कन भी खुला है, वायु आई और वायु खाने के साथ क्रिया करने लगी धीरे धीरे करके, और वायु ने खाने को क्या कर दिया? ऑक्सीकरण की घटना कर दी। और ऑक्सीकरण की घटना के कारण ही बेटा खाना क्या हो गया? खराब हो गया। और जैसे ही खाना खराब हुआ तो इस घटना को क्या बोल दिया? विकृत गंधिता बोल दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बात आती है कि विकृत गंधिता को होने से कैसे रोका जाए? कैसे रोका जाए? देखो वायु के संपर्क में भी खराब हो रहा, सूर्य के प्रकाश, हाँ एक चीज ये भी याद रखना, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में कैसे खराब होगा ये भी समझ लो थोड़ा सा। भाई आप सपोज करो ये सूरज है, ठीक है ना, ये सूरज है। अब यहां पे रखा है कोई मेरी छत पर खाना, अब सूर्य से प्रकाश आ रहा है, 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 आ रहा है। प्रकाश क्या करता है? टेम्परेचर को बढ़ा देता है, मतलब तापमान को क्या करता है बेटा? तापमान बढ़ाता है। अगर प्रकाश तापमान बढ़ाता है, इट मींस खाना जब प्रकाश के संपर्क में आएगा तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर बेटा ज्यादा हो गया ना
तो इसका ऑक्सीकरण और भी फास्ट हो जाएगा। क्यों फास्ट हो जाएगा बेटा? जो समीकरण होती है ना, यानी कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर उनकी स्पीड बढ़ जाएगी तो क्रिया और तेजी से होगी। इसका मतलब अगर खाना सूरज के संपर्क में रखा है, कोई भी खाने की चीज सूरज के संपर्क में रखी है, तो बेटा उसके खराब होने की स्पीड दूसरी चीज से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूरज का टेम्परेचर ज्यादा। भाई किचन में खाना रखा है, किचन का टेम्परेचर अलग होगा, वहां ऑक्सीकरण होने में हो सकता है समय लग जाए, एक दिन लग जाए या आधा दिन लग जाए, लेकिन सूरज का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है ना, और जब बहुत ज्यादा है तो ये उस चीज को जल्दी से गर्म करेगा और कहेगा बेटा ऑक्सीकरण जो सिरे सिरे हो रहा था, अबे फटाफटो फटाफटो और खत्म कर, ऑक्सीकरण को हो जाने दे। समझ में आया बेटा? इसीलिए सूर्य का प्रकाश क्या करता है? तापमान को ग्रो करता है, जिससे ऑक्सीकरण और फास्ट हो जाता है, और जब ऑक्सीकरण और फास्ट होगा तो खाना और तेजी से खराब होगा, और जब खाना और तेजी से खराब होगा तो घटना तो विकृत गंधिता की ही बनेगी ना। खाने का खराब होना ही विकृत गंधिता है। अब बात आती है कि विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। अगर विकृत गंधिता का क्वेश्चन पूछा जाता है तो साथ में उपाय जरूर पूछे जाते हैं। तो हम लिखते हैं, एक हेडिंग बना लेना इसके नीचे, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। देखो, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। अब विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? आप एक चीज सुनो, मैंने क्या बोला? सबसे पहले विकृत गंधिता होती कब है? जब खाना किसके संपर्क में आए? खाने की चीजें आए वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में। तो भैया एक पॉइंट तो मेरे समझ में तुरंत यह आया कि खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखें, वायुरोधी पात्र में रखें। अब कुछ लोग कहेंगे वायुरोधी, बेटा वायुरोधी का मतलब होता है जिसके अंदर वायु ना जा सके। अब उसके अंदर वायु जाएगी नहीं, आपने खाना भर के रख दिया, जब वायु जाएगी नहीं, वायु खाने के संपर्क में आएगी नहीं, जब खाने के संपर्क में आएगी नहीं तो ऑक्सीकरण उसका होगा ही नहीं, और ऑक्सीकरण होगा नहीं तो भैया खाना खराब होगा ही नहीं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज, खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखें, सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। अब जब आप सूर्य के प्रकाश से दूर रखेंगे बेटा, तो सूर्य के प्रकाश से जब दूर रखेंगे तो खाने को टेम्परेचर मिलेगा ही नहीं, तो ऑक्सीकरण की क्रिया फास्ट हो ही नहीं पाएगी, तब भी खाने को सड़ने में समय लगेगा, और कुछ समय आपको मिल जाएगा उस खाने को सही रखने के लिए या लंबे समय बाद दोबारा खाने के लिए। अब तीसरी बात आती है, तीसरी बात, भाई हमने खाने को वायुरोधी पात्र में रख लिया, सूर्य के प्रकाश से दूर रख लिया, अब तीसरी बात क्या करें? भैया तीसरी बात, एक चीज सुनो, अगर मैंने बोला कि सूर्य के प्रकाश से टेम्परेचर बढ़ रहा है और खाना जल्दी खराब हो रहा है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि टेम्परेचर को कम कर दिया जाए। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो ऑक्सीकरण और ज्यादा धीमा हो जाएगा, और जब और ज्यादा धीमा हो जाएगा तो क्रिया ऑक्सीकरण की होगी ही नहीं, जब ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी तो विकृत गंधिता होगी नहीं। तो क्या करते हैं ना बेटा, अगर टेम्परेचर सूरज गर्म कर रहा है तो टेम्परेचर ठंडा किन चीजों से करते हैं? भैया हमारे घर में लगे होते हैं फ्रिज, लगे होते हैं फ्रिज, तो भैया हमारे घर में लगे होते हैं फ्रिज, तो क्या करेंगे? खाद्य पदार्थों को प्रशीतक, प्रशीतक का मतलब फ्रिज भी हो सकता है या फिर ठंडे स्थान, प्रशीतक में रखें। जब वो ठंडे स्थान में रखा रहेगा तो लंबे समय तक टिक जाएगा। इसीलिए क्या होता है ना, आपने देखा होगा बेटा, गर्मियों के दिनों में खाना जो होता है ना वो जल्दी खराब होता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जाड़ों के दिनों में खाना जो होता है ना, अगर आप बाहर रख के छोड़ देंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्दियों के दिनों में क्या होता है ना, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है बेटा तो खाने के खराब विकृत गंधिता होने की संभावना बहुत ही धीमी हो जाती है, वो क्रिया बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, अब जब फ्रिज में उठा के रख दिया तो वो साला अगर तुमने फ्रिज में जमा दिया ना, 2 दिन बाद निकालो, 3 दिन बाद निकालो, वो परफेक्ट निकलेगा जब तक वो जमा हुआ है। ठीक है ना? अब इतना होने के बाद में 3 पॉइंट हो गए। अब और पॉइंट कैसे बना सकते हैं? किसी के मन में आ रहा है कोई और पॉइंट तो बताइए मुझे, क्या आ रहा है भाई? एक सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 पॉइंट लिख लीजिएगा, बस वीडियो खत्म करते हैं। जो खाद्य पदार्थ आते हैं ना, खाद्य पदार्थ को पैकेट्स में अक्रिय गैस भरकर रखें, अक्रिय गैस भरकर रखें। अब ये अक्रिय गैस इसके नाम में ही है अक्रिय गैस, मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करेगी, और जब ये किसी से क्रिया नहीं करेगी तो ये क्रिया होने भी नहीं देगी। अब सपोज करो मैंने लिया भाई मार्केट से एक अंकल चिप्स का पैकेट, एक अंकल चिप्स का
पैकेट लिया, अब आप देखते होंगे उसमें अंकल चिप्स तो सिर्फ यूं पड़े हुए हैं इतने से। कौन सा पैकेट है ये? अंकल चिप्स। अंकल चिप्स तो उसके अंदर पड़े हैं 4, लेकिन साला फूला हुआ इतना मोटा होता है कि लगता है यार पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। लेकिन बेटा वो पूरा भरा हुआ ना होवे, वो क्या होवे, उसके अंदर भर के रखते हैं वो लोग नाइट्रोजन गैस। और किस गैस के रूप में? अक्रिय गैस के रूप में। क्योंकि देखो अक्रिय गैसें बेटा और भी होती हैं आपकी, ये होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना, जेनॉन, ये होती हैं आपकी अक्रिय गैसें। लेकिन ये गैसें वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो है ये तो वायुमंडल में 78% पाई जाती है। अब इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है गैसों में, वायुमंडल में, तो इसी कारण इसको अक्रिय गैस मान के रखा जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल में क्या करती है, दूसरी गैसों को आपस में क्रिया करने से रोकती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मौजूद नहीं होती तो ऑक्सीजन बेटा हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बनाता रहता, सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती और फिर हम सांस ही नहीं ले पाते। और बहुत सारी गैसें जब ऊपर जाती वायुमंडल में तो वो एक दूसरे से क्रिया करती रहती और फिर हमारे लिए कोई जरूरत वाली गैसें बचती ही नहीं। तो नाइट्रोजन क्या करती है वायुमंडल में, इसीलिए सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है, क्योंकि ये दूसरी गैसों को आपस में क्रिया करने से रोकती है। अब जब इस पैकेट के खाली स्थान में हमने नाइट्रोजन गैस भर दी तो भैया O2 के अंदर जाने की जगह ही नहीं है, और जब O2 के अंदर जाने की जगह नहीं है तो अंदर जो भी सामान भरा हुआ है वो लंबे समय तक बचा रहेगा, विकृत गंधिता वहां पर नहीं होगी। इसीलिए कभी भी किसी शॉप से आप कोई भी पैकेट्स वाली चीज ले रहे हैं तो ध्यान देंगे कि उस पैकेट्स में कहीं पर कोई सुराख या टेपिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक बार सुराख खुल गया इसका मतलब है नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, और नाइट्रोजन निकलने के बाद भी वापस फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा? क्योंकि भैया ऑक्सीजन अंदर चली गई। अब ऑक्सीजन अंदर बैठी है, वो उस चीज को खराब कर रही है, आपने खोला और वही खा लिया, पता चला आपकी भी क्या हो गई, पेट खराब हो गया और टॉयलेट में बैठे हुए बार बार टॉयलेट में भाग रहे हैं, भैया टॉयलेट में भाग रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देना इन चीजों पे। और याद रखना बेटा इसके नीचे, पहले मैं साइड में, आप इसे नोट करो पहले। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लेना अच्छे से। इसके नीचे ना एक नोट बना के लिख लेना, नोट बना के लिख लेना कि मार्केट में बिकने वाले सभी प्रकार की पैकिंग जिसमें खाद्य पदार्थ भरे होते हैं उन सब में नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस के रूप में भरी जाती है। पैकेट्स कौन से? लाइक अंकल चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, तेले मेले हो गया, या कोई सी भी चीज खाने की पीने की, लाइक फ्रूटी होती है, फ्रूटी का डब्बा आपने देखा होगा, तो फ्रूटी के डब्बे में भी फ्रूटी बस आधी होती है, ऊपर का आधा स्पेस खाली होता है, तो वो उस खाली स्पेस में क्या भरकर दे रहे हैं आपको? नाइट्रोजन गैस भरकर दे रहे हैं। अगर वो उस गैस को भरकर नहीं देंगे तो भैया ऑक्सीजन जाएगी, उसे खराब कर देगी और वो समय से पहले ही खराब हो जाएगी। इसलिए जितने भी ये खाद्य पदार्थें आती हैं मार्केट में और पैकेजिंग के साथ आती हैं तो उनमें नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस के रूप में भरी जाती है, जिससे वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो, और ऑक्सीकरण नहीं होगा बेटा तो आपको विकृत गंधिता हो ही नहीं सकती। समझ में आया बेटा? तो बेटा इसी के साथ देखो बेटा मैंने आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझाया और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस बच्चे ने भी ये वीडियो देखा है वो सीख गया होगा। तो बेटा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा था तो लाइक करना, और याद रखना कि नाम तो मेरा भैया मोहम्मद फैज है, लेकिन बच्चों के लिए बेटा मैं ना तो फैज सर हूं ना ही फैज मास्टर हूं। मैं जो बच्चों के लिए हूं बेटा, बच्चों के लिए मैं उनका जिगरी सर, मैं आप सभी बच्चों के लिए जिगरी सर हूं। जिगरी का मतलब आप मुझे अपना दोस्त मानिए, मैं आपको अपना दोस्त मान के सिखाता रहूंगा। और बेटा आप क्लास 10th 11th 12th किसी से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको क्लास 10th की मैथ और साइंस और 11th और 12th के लिए आपको केमिस्ट्री के सारे क्लासेस मैं पढ़ाने वाला हूं और सबकी आपको अच्छे से तैयारी करवाने वाला हूं। और हर क्लास के लिए मैं हर चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो जरूर लेकर आऊंगा एग्जाम से पहले पहले। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।